अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सिद्दीक हेयर। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो नाम से जाहिर है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मॉलिक्यूल्स जो एटम से बनते हैं, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ को बनाते हैं, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ में मौजूद होते हैं, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी बॉडी में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स से ही ये बने हुए होते हैं, और ये एलिमेंट्स फिर एटम से बने हुए होते हैं। Atoms may be molecules or compound, means atoms या तो molecule बनाते हैं या फिर different types of compounds बनाते हैं। बट ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ को बनाते हैं, इसमें से 6 एलिमेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 एलिमेंट्स, तो 6 एलिमेंट्स के लिए इधर मैंने एक कोड मेंशन किया है, एक कोड बनाया है इसी 6 एलिमेंट्स के लिए, जो कि है चोम्प्स। अब चोम्प्स 6 एलिमेंट्स जो कि वेरी एसेंशियल है फॉर द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? इसमें से कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। अब इसी 6 एलिमेंट में से जो पहले 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 जो आपके पास एलिमेंट्स है, दे मेक 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेट। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते रहते हैं, ये आपके बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और इसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, जिसके लिए बायोलॉजी में एक ब्रांच है, उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो उसी बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो अल्फाज से बना है। बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो वी कैन डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एज study of different chemical reactions taking place in the bodies of living organism is called biochemistry। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, या जो उसके बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ब्रेक डाउन होते रहते हैं, इन सारों को हम कंबाइन कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा, जो कि हमारे सेल्स के अंदर होते रहते हैं, दे आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। These are basically the metabolic activities. So what is metabolic activities? Metabolic activities is the combination of 2 terms, that is the anabolism plus catabolism. Anabolism plus catabolism is called metabolism. Now what is anabolism? Anabolism basically means constructive process. This is the constructive process. इसको ये हम कहते हैं तामीरी अमल। इसका मतलब ये हो गया कि किसी प्रोसेस में बॉडी में कोई सेल्स बनते हैं, कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, या फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने बॉडी में ग्लूकोज को बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। एज ए रिज़ल्ट बॉडी में ग्लूकोज पैदा हो जाता है, और इसी रिएक्शन में ये
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि इसी प्रोसेस में ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। सो क्या है, दिस इज दी मेटाबॉलिज्म। या फॉर एग्जांपल इधर मैंने ये पॉलीमर्स, मैक्रोमोलेक्यूल्स, मोनोमर्स, माइक्रोमोलेक्यूल का जिक्र किया है कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है जो मैंने मेंशन किए, फॉर एग्जांपल इधर से लेकर इधर तक, ये आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स है। पॉलीमर, पॉली मीन मैनी, मर्ज मीन यूनिट्स, जो लार्जर यूनिट से बने हुए होते हैं। और मैक्रो मीन्स लार्ज, तो मतलब दिस आर दी लार्ज मॉलिक्यूल। वो लार्ज मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? दैट इज दी पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च और ग्लाइकोजन जिसमें शामिल है। पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड मीन शुगर, जो मैनी शुगर यूनिट से बने हुए होते हैं, मोर देन 10 शुगर यूनिट से बने हुए होते हैं। इस तरीके से प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? डीएनए और आरएनए, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, मैनी न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हम इसी चैप्टर में आगे जो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक है उधर हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपके पास पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है, स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स है। इसकी जो प्रोडक्शन है, ये जो आपके पास बनते हैं, ये बेसिकली इसका बनना जो है क्या है, ये एनाबॉलिज्म है। ये आपकी बॉडी में आपको ये सेल्स बनते हैं, तो दिस इज द एनाबॉलिज्म। जिस तरह कि हमने एक एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का भी दिया है। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये जो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लार्ज मॉलिक्यूल्स है, इसकी जब ब्रेकडाउन होती है या थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डाइजेशन होती है, तो फिर ये अपने स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं। दीज आर द माइक्रोमोलेक्यूल्स। देखिए देयर मोनो मीन सिंगल, मर्ज मीन यूनिट, सिंगल यूनिट में, स्मॉल यूनिट्स में ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं माइक्रोमोलेक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैसे? अब देखिए आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स है, अमीनो एसिड है, मोनोसेकेराइड है मीन ग्लूकोज। तो ये स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं, जब ये आपके बॉडी में ये लार्ज मॉलिक्यूल की डिस्ट्रक्शन होती है, तो ये फिर आता है आपके पास कैटाबॉलिज्म में। मतलब जब एनाबॉलिज्म में क्या होता था, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते थे। लार्जर मॉलिक्यूल का बनना क्या था, ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस था, एनाबॉलिज्म था। और कैटाबॉलिज्म में इसी लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रोकन डाउन हो जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, इसकी डिस्ट्रक्शन होती है इसी लार्ज मॉलिक्यूल की। इसी वजह से हम कैटाबॉलिज्म को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। मीन ये एक तहरीबी अमल है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब ये जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है या एटम्स है, ये सारे जो होते हैं आपके बॉडी के सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। इट इज़ द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जो कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। और एक टर्म मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोटोप्लास्ट, जब मैं आपको सेल वॉल बता रहा था। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट फिर आपके पास 3 चीज़ों से बनता है। उसमें सेम साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, बट इसमें सेल मेम्ब्रेन भी शामिल होता है। सो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। अब ये एनिमल सेल में ये 3 चीज़ें होती हैं मेन, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस।
बट जो प्लांट सेल होता है उसमें मेनली जो होते हैं 4 चीज़ें होती है: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बट जब हम प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर ले विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सेल वॉल को हमने प्लांट सेल से रिमूव कर दिया, अब आपके पास सेल वॉल के बाद कौन से 3 पार्ट्स रह जाते हैं? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम प्लांट से सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो फिर रह जाता है आपके पास प्रोटोप्लास्ट। तो आपको ये प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बारे में डिफरेंस का मालूम होना चाहिए, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटोप्लास्ट, अब बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि डेड सेल क्या होता है। अब डेड सेल वो होता है जिसमें हम प्रोटोप्लाज्म को कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जिस तरह कि हम जब सेल वॉल पढ़ रहे थे तो सेल वॉल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो रॉबर्ट हुक तो सिर्फ सेल को डिस्कवर कर रहा था, सेल को उसने डिस्कवर किया था, बट उस वक्त उन्होंने एक कारक का डेड सेल लिया था। अब डेड सेल में उसको सिर्फ और सिर्फ बाहर सेल वॉल नज़र आ गया, सेंटर में उसको कोई न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म नज़र नहीं आया, क्योंकि डेड सेल में साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है ये प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं होते। तो दैट्स वाई उसने सेल के साथ साथ सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था, क्योंकि सेल वॉल या सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल ही उसने ऑब्जर्व कर दिया, बाकी दरमियान में किसी चीज़ को उसने ऑब्जर्व नहीं कर दिया। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये कंपोज होता है 2 चीज़ों पर। वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन नहीं होते, दोनों हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते मेनली। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, साल्ट्स है, मिनरल्स है, दिस ऑल आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब H2O में तो कार्बन नहीं है, साल्ट्स है फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, इसमें न तो हाइड्रोजन है नहीं इसमें कार्बन है। फिर मिनरल्स है, मिनरल्स फॉर एग्जांपल आपके पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये आपके पास मिनरल्स है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है जो कि RNA और DNA पर मुश्तमिल होता है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं। दीज आर दी organic compound. So these organic and inorganic compound constitute the protoplasm of the cell. और इसके अलावा हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में ये मैक्रोमोलेक्यूल्स और माइक्रोमोलेक्यूल भी होते हैं। मैक्रोमोलेक्यूल्स हम कह सकते हैं मैक्रोमोलेक्यूल जो लार्ज मोलेक्यूल, इधर हमने डिस्कस भी किया है, जिसका लार्ज हाई मोलिकुलर वेट होता है। एंड बेस ऑफ मोलिकुलर वेट हम कहते हैं कि मैक्रोमोलेक्यूल। अब देखें, अब प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है या कार्बोहाइड्रेट आपके पास है, ये मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। अब जो माइक्रोमोलेक्यूल्स है इसका मोलिकुलर वेट जो होता है ये लो होता है, स्मॉल, चूँकि स्मॉल है इसका मोलिकुलर वेट जो होता है क्या होता है? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6, तो क्या करते हैं आप इसका एटॉमिक नंबर मालूम करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाइड करते हैं 6 के साथ, कार्बन का, हाइड्रोजन का 12 के साथ, ऑक्सीजन का आपके पास 6 के साथ। इस तरीके से आप इसका मोलिकुलर वेट या इस तरह मोलिकुलर मास वगैरह आप मालूम करते हैं। तो इसका जो होता है लो मोलिकुलर मास होता है या वेट होता है, इसका हायर मोलिकुलर वेट होता है। तो ये आपके पास मैक्रो और माइक्रो मोलिक्यूल। इसके अलावा जो होते हैं सेल में, प्रोटोप्लाज्म में एंजाइम होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये भी मौजूद होते हैं। अक्सर स्टूडेंट को एंजाइम का पता नहीं चलता कि एंजाइम क्या होते हैं। So enzymes are the biological catalyst which speed up the chemical reactions and themselves remain unchanged. ये किसी केमिकल रिएक्शन को तेज करने में तो मदद देता है, बट खुद उसकी अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी अमाउंट प्रोडक्ट्स में इतनी ही होती है जितनी कि रिएक्टेंट्स में थी। और दूसरा टर्म आपके पास है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? Hormones are the chemicals which are produced in one part of the body and perform function at other target points. These are produced by the endocrine glands. तो ये है, हम एंजाइम और हार्मोन्स को आगे हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। एंजाइम को हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे।
तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआ में हमें याद रखें।